Hello बच्चों, welcome to your 7th NCERT Polity video class. Today we are starting last chapter of this book, that is Struggle for Equality. In this book, through various chapters, we have seen many examples of the inequalities. That means many people are facing inequalities, that means discrimination, whether it is on the basis of gender or the caste or the religion or the status or the occupation, whatever it is. Many times they have to face the discrimination, or we can say an inequality. Okay, so in this chapter we are going to read about all these things through some examples. Okay, let's start reading. Constitution recognizes all Indians as equal before the law. From the very starting we are reading this thing that before law we all are equal. Law and states that no person can be discriminated against because of their religion, sex, caste or whether they are rich or poor. That means there should be no discrimination on any base. किसी भी बेस के ऊपर, चाहे वो उनका रिलीजन हो, चाहे वो उनका जेंडर हो, कास्ट हो, उनका इकोनॉमिक स्टेटस हो, या मतलब कि चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, तो किसी भी बेस पर उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी ऑल आर इक्वल. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसको फॉलो करता है? इक्वालिटी को. दैट इज़ दी स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हम पढ़ते हैं ना, बार बार हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं. India have the equal right to vote during elections and this power over the ballot box has been used by people to elect or replace their representatives. ये चीज़ भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, तो वो डेमोक्रेसी कैसे? बिकॉज वी ऑल आर हैविंग दी वोटिंग राइट्स. ऑल मीन्स दोज हु आर अबव 18, दोज हु आर एडल्ट. तो उन सभी को क्या है? वोटिंग राइट्स हैं सभी को, चाहे वो मैन है, वुमेन है, चाहे वो रिच हैं, पुअर हैं, कोई भी कास्ट से हैं, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, दे ऑल हैव द राइट. ओके, but this feeling of equality that the ballot box provides because the vote of one person is as good as that of another does not extend to most people's lives. यानी कि ये जो हमें राइट दिया गया है, जो हम वोटिंग राइट की बात कर रहे हैं, जो हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो हमें यहाँ तो दे दिया गया है, लेकिन इससे लोगों की ज़िंदगी पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है. बहुत सारे लोग हम देखते हैं, देखो उनका हम सोशल स्टेटस देख लें या हम बैकग्राउंड देख लें या हेल्थ सर्विसेज की हम देख लें, तो हर जगह क्या होता है, जो गरीब लोग हैं उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है. देखो, as we have read, the increasing privatization of health services and the neglect of government hospitals have made it difficult for most poor people like Kanta, Hakim Sheikh and Aman to get good quality health care. ये सब जो एग्जाम्पल है हम अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि लोगों को इक्वल राइट्स दिए गए हैं. दे ऑल हैव द इक्वालिटी, दे ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. लेकिन फिर भी कहाँ है डिफरेंस है? हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत गैप है. हम पुअर और रिच की बात करते हैं, कितना बड़ा गैप है. सबसे बड़ा कारण क्या है इसका? जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं, उनको हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो इस तरह की है कि ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता. आज के टाइम में भी हम देखें तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करती जा रही है? प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन मतलब जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, आप ये कह सकते हैं, या इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, उनको सरकार उनकी मेंटेनेंस के लिए जो है प्राइवेट ऑनरशिप दे देती है. यानी कि प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, प्राइवेट मैनेजमेंट को जो है हैंड ओवर कर देती है. तो जब प्राइवेट हैंड ओवर हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो जो आम लोग हैं उनके लिए, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए उस सुविधा तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा. देखो, जैसे हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं, है ना, तो गवर्नमेंट स्कूल की जो फ़ीस है वो नाम मात्र की होती है. वहाँ पर जो है यूनिफॉर्म बच्चों को मिलती हैं, बुक्स बच्चों को मिलती हैं, मिड डे मील जो है वो बच्चों को मिलता है. लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं, क्या वो ये सब चीज़ें दे पाते हैं? वो नहीं दे पाते. बहुत सारे स्कूल्स देते भी हैं और बहुत सारे नहीं भी देते हैं. तो गवर्नमेंट स्कूल्स में तो हर बच्चा पहुँच सकता है ना. चाहे आप पढ़ना चाहते हो या आपके घर में कोई मेड आती हैं, कोई भी आपके वर्कर हैं, कोई भी हेल्पर हैं, उनके बच्चे हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, है ना. यानी कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है हर वर्ग को, हर ग्रुप को, कि जो भी फैसिलिटी है, वेदर दीज आर हॉस्पिटल्स, वेदर दीज आर रोड्स, वेदर दीज आर ट्रांसपोर्टेशन, जो भी सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट ने सबके लिए दी हैं. लेकिन वहीं अगर इन सर्विसेज का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा?
रेट जो होंगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इनके, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी होगी वो अपना एक्सपेंस तो यहाँ से निकालेगी। गवर्नमेंट तो अपने टैक्स के बेसिस पर सारी सर्विसेज दे देती है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्या करेंगी भाई, उनको मैनेज करने के लिए वो जो भी सर्विसेज देंगी वो उसके लिए इन्वेस्ट करेंगी, है ना। और वो इन्वेस्टमेंट जब करेंगी तो साथ के साथ अपना प्रॉफिट भी फॉलो वो करेंगी, और उस प्रॉफिट को कमाने के लिए ये जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उनके रेट क्या कर देंगे, बहुत ज़्यादा हाई रख देंगे, और इसी वजह से हर लोगों की एक्सेस में ये जो सर्विसेज है वो नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है, सो दीज पीपल डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू अफोर्ड एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। ओके, इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर आपको दिया गया, जैसे जूस सेलर के यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, डज नॉट हैव द रिसोर्सेज टू compete with all of the major companies who sell branded drinks through expensive advertising। अब बड़े बड़े शोरूम्स आप देखते हो, है ना, वो कितना एक्सपेंस लगा करते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग के ऊपर, अपने प्रचार प्रसार करने पर। बड़े बड़े शोरूम हैं, वहाँ पर एसी लगे हुए हैं, वहाँ पर आप देखते हो गेट पे पहले गेट कीपर है, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं, अंदर कैमरास लगे हुए हैं, लाइटिंग है, डेकोरेशन है। लेकिन एक आम शॉप में अगर हम चले जाएं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। दूसरी चीज़ें, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे हम एडिडास का नाम सुनते हैं, हम प्यूमा का नाम सुनते हैं, इनकी कितनी ऐड हम देखते हैं ना। लेकिन वहीं आपके लोकल मार्केट की कोई शॉप होगी तो क्या आप उसकी ऐड देख पाएंगे? आपके लोकल चैनल पर चाहे वो चल पाए, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एडवर्टाइजिंग पर इतना एक्सपेंस वो नहीं करेंगे जितनी कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां कर सकती हैं, है ना। तो इस कारण से जो होगी, जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े शोरूम है, वहाँ पर जब आप जाते हैं आप देखते हैं कि उसके जो भी सर्विसेज वो दे रही हैं उनके रेट कितने ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन वहीं जो लोकल ट्रेडर है वो इतने ज़्यादा हाई प्राइस नहीं रख सकता, है ना। अभी जैसे हमने पिछले चैप्टर में एग्जाम्पल के थ्रू देखा था कि जो कॉटन ग्रोअर हैं, जो कॉटन उगा रहे हैं, लोकल जो छोटे किसान हैं, वो कॉटन को उगाने के लिए जो भी उनको जब चीज़ें चाहिए उसके लिए किस पर डिपेंड करते हैं, जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर, है ना। क्यों? क्योंकि उनको लोन चाहिए होता है, और वो लोन इनको कहाँ से मिलता है? इन लोकल ट्रेडर से मिलता है, और वो बाउंड हो जाते हैं कि जो भी उनका प्रोडक्शन है वो इस लोकल ट्रेडर को कम रेट पर ही बेचें। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल हमने पढ़े, हमने डोमेस्टिक हेल्प के भी एग्जाम्पल पढ़े हैं। तो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर शोइंग दैट सम और द अदर लेवल देयर इज डिस्क्रिमिनेशन, इवन दो वी आर क्लेमिंग फॉर द इक्वालिटी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बार बार हमें इक्वालिटी का राइट देता है, लेकिन फिर भी हर जगह जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमें देखने को ही मिलता है। तो पुवर्टी and the lack of resources continue to be a key reason why so many peoples live in India are highly unequal। तो इस inequality का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है पुवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। किसी के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, किसी के पास कम है। कोई जो रिसोर्सेज है वो पैसे देकर खरीद सकता है और कोई नहीं खरीद सकता, है ना। और इसी वजह से जो गरीबी है, पुवर्टी है, वो आ जाती है, और यही सबसे बड़ा रीज़न है हमारी इनइक्वालिटी का। क्लियर? तो ये आपको समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड अगेन देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंसारीज were discriminated against not because they did not have the resources. In fact, despite having the money to pay the required rent, they were not able to find an apartment for over a month. People were reluctant to lease them an apartment because of their religion। तो यहाँ पर हमने देखा कि रिलीजन के बेस पर भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल जो हमने देखे, ओम प्रकाश का एग्जाम्पल हमने देखा कि वो दलित था और स्कूल में किस तरीके से उसके साथ जो है भेदभाव हो रहा था। वुमेन की हम बात करें, जब हम ऑक्यूपेशन की इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम जेंडर बायस देखते हैं कि इक्वल काम के लिए जो है इनको पेमेंट, अगर हम सैलरीज़ की बात करें या जो इनके अमाउंट की बात हम करें, वो इक्वल नहीं मिलता है। 24 आवर्स की इनकी सर्विसेज है, लेकिन फिर भी इनको वो वैल्यू इनके काम को नहीं दी जाती। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या करें? तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि ये जो भी डिस्क्रिमिनेशन है इसका कारण क्या है। सबसे पहले तो हमने देखा क्या है, पुवर्टी, और दूसरा क्या है, रिलीजन, हम कह सकते हैं ना। इन दोनों बेस पर सबसे ज़्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सनस रिलीजन, caste and sex is another significant factor for why people are treated unequally in India। okay, तो ये सारे reasons हैं हमारे पास में। Often poverty and lack of dignity and respect for certain communities and group come together in such powerful ways that it is difficult to identify where
वन एस्पेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी एंड्स एंड द अदर बिगिंस। यानी कि यहाँ पर जो हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे हैं, यहाँ हमने पढ़ा है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इतना ज़्यादा हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर इनगल्फ हो चुका है, इतना ज़्यादा आ चुका है हमारी सोसाइटीज़ के अंदर कि हम उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि क्या वास्तव में डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। देखो जैसे हमने अपने पिछले चैप्टर्स में एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ा था। देखो हमारे घर में जो मेड आती हैं, है ना, वो क्या कर रही हैं, इक्वली वर्क करते हैं, लेकिन क्या हम उनको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम बाकी के लोगों को करेंगे? या हमारे जो भी ऑक्यूपेशन है, जैसे आपकी शॉप में कोई काम करता है या आपका कोई ऑफिस है वहाँ पर कोई काम करता है, तो क्या इन लोगों को हम इक्वली ट्रीट करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन हमें ये महसूस ही नहीं होता कि हम खुद इस डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे कल्चर के अंदर इतना ज़्यादा एनगल्फ हो चुका है, इतना ज़्यादा अंदर घुस चुका है कि हम इसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। एज वी हैव रीड, दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल इन लार्ज नंबर्स। ये भी हमने एग्जाम्पल्स में पढ़ा है कि ये सब जो बच्चे हैं ये क्या करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। दिस इज़ अ कंबाइंड आउटकम ऑफ पुवर्टी के कारण छोड़ते हैं, है ना, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के कारण वो छोड़ देते हैं। तो गुड क्वालिटी ऑफ स्कूल फैसिलिटीज़ जो हैं वो उनको नहीं मिल पाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। तो इन सभी रीज़न से वो क्या होते हैं, अपनी एजुकेशन को छोड़ देते हैं। और जब तक एजुकेशन नहीं होगी, लोग अवेयर नहीं होंगे, और जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक ये जो डिस्क्रिमिनेशन है किसी भी हालत में ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए हमें? ये जो इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल है, हमें इसको देखना है कि कैसे इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल होता है। ओके, थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन एवरी कम्युनिटी, विलेज, सिटी एंड टाउन, you will find that there are some people who are known and respected because of their fight for equality. नेल्सन मंडेला नाम सुना है ना आपने? क्यों जानते हैं आप उनको? क्योंकि एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी रहे हैं। उन्होंने एक मूवमेंट चलाया है ना अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट, यानी कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके अगेंस्ट जो लोग लड़ाई लड़ते हैं। भीमराव अंबेडकर आपने नाम सुना है ना? तो ये जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, इन्होंने क्या किया है, ये इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी है और लोगों को क्या है, उनके राइट्स दिलवाए हैं। इसलिए ये लोग बहुत अच्छे से हमारी सोसाइटी में जाने जाते हैं। और दे मे बी well respected because they treat all persons with dignity and are therefore trusted and called upon to resolve issues in the community। क्योंकि ये सब लोग जो हैं सभी को क्या देखते हैं, इक्वली ट्रीट करते हैं। क्यों ट्रीट करते हैं इक्वली? क्योंकि वो लोग अवेयर हैं, उनको पता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारी सोसाइटी के लिए एक अच्छा एक्ट नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझदार लोग हैं। अगर हमें अपने देश का, अपने शहर का, अपने गांव का, अपने एरिया का डेवलपमेंट करना है तो हमें सबसे पहले ये जो एविल है हमारी सोसाइटी का, इनइक्वालिटी, इसको हमें दूर करना होगा। ठीक है, और इसके लिए जो लीडर्स हैं हमारे, फाइट लड़ते हैं, मूवमेंट चलाते हैं, और इसीलिए हम इनको अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। दे आर रिस्पेक्टफुल फॉर अस। ओके, often some of these persons become more widely recognized because they have the support or represent large numbers of people who have united to address a पर्टिकुलर इशू ऑफ इनइक्वालिटी। यानी कि इन लोगों के बड़े बड़े ग्रुप बन जाते हैं। कोई एक मेंबर शुरुआत करता है और धीरे धीरे जो लोग हैं उससे जुड़ते चले जाते हैं, एक ग्रुप बन जाता है ना, एक बहुत बड़े लेवल पर जो है वो मूवमेंट चल जाता है। In India, there are several struggles in which people have come together to fight for issues that they believe are important. In chapter 5th, you read about the methods used by the women movement to raise issues of equality. हमने सब एग्जाम्पल पढ़े हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्रुप हैं, वो आगे आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अलग अलग मूवमेंट्स चलाते हैं, और जो राइट्स है, जो इक्वालिटी के राइट हैं या जो इक्वालिटी का इशू है उसको रेज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक और मूवमेंट हम पढ़ने वाले हैं, दी तवा मत्स्य संघ इन मध्य प्रदेश, एमपी का जो है एक एग्जाम्पल हम अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसमें पीपल कमिंग टुगेदर टू फाइट फॉर एन इशू। यहाँ पर ये सभी लोग जो हैं इकट्ठे होते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसके खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ते हैं। देयर आर मैनी सच स्ट्रगल्स सच एज दोज अमंग बीडी वर्कर्स, फिशर फॉक, एग्रीकल्चर। तो ये बहुत सारे जो एग्जांपल्स जो हैं हम अपने कंटिन्यू स्टडी के अंदर करते रहेंगे, जो अलग अलग मूवमेंट जो चले हैं, है ना। लेबरर्स हैं, स्लम ड्वेलर्स हैं, ईच ग्रुप इज स्ट्रगलिंग फॉर जस्टिस इन इट्स ओन वे।
There are also many attempts to form cooperatives or other collective ways by which people can have more control over resources. अब जब हम resources की बात करते हैं, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में ही पढ़ा था, स्वप्ना का एग्जाम्पल हमने देखा था कि इसमें किस तरीके से वो है लोकल ट्रेडर पर ही डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि उसको लोन चाहिए, उसे पैसा चाहिए, है ना, और वो पैसा उसको कहाँ से मिलेगा? लोकल ट्रेडर से मिलेगा, और बदले में जो भी प्रोडक्शन है इसको कम रेट पर जो है लोकल ट्रेडर को ही बेचना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका है सॉल्यूशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, है ना, यानी कि जिनको सरकार भी क्या करती है? हेल्प करती है। यानी कि ये जो लोग हैं ये आपस में इकट्ठा होकर एक दूसरे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाते हैं, कोऑपरेटिव्स बनाते हैं, और फिर जो भी रिसोर्सेज होते हैं जिसको जैसे ज़रूरत होती है उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, और गवर्नमेंट भी इनकी साथ में हेल्प करती है। तो इस तरीके से जो रिसोर्सेज पर जो कंट्रोल है वो पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप का ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रुप जो है वो स्ट्रगल करते हैं, अपने अपने तरीक़ों से करते हैं। तो हमारी इस बुक के अंदर जो एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? तवा मत्स्य संघ, जो हम एमपी की बात कर रहे हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको जो है डिस्क्रिमिनेशन क्या क्या रीज़न है ये सब आपको समझ में आया होगा। अब हम तवा मत्स्य संघ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। When dams are built or forest areas declare sanctuaries for animals, thousands of people are displaced. Whole villages are uprooted and people are forced to go and build new homes, start new lives elsewhere. तो देखो जब कहीं कहीं भी डैम बनते हैं, डैम जानते हैं आप, जो रिजर्वायर्स होते हैं, यानी कि जो नदियों का, बड़ी बड़ी नदियों का पानी जो है उनको स्टोर करके जो है उसको यूज़ किया जाता है, या उसका जो रास्ता है कहीं और उसको डाला जाता है, तो उसके लिए हमें डैम बनाने पड़ते हैं, है ना। तो जब वो डैम बनाते हैं वो बहुत बड़ा एरिया होता है। इतने बड़े एरिया में जब हम डैम बनाते हैं तो पानी की जो स्टोरेज होगी उसको मेंटेन करने के लिए जितना भी आसपास का एरिया है उसको हमें खाली करवाना पड़ता है। अब जो भी एरिया है जहाँ पर डैम बन रहा है वहाँ पर पहले से कुछ लोग रह रहे होते हैं, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी होती है, कम्युनिटीज़ अलग अलग रह रही होती हैं, तो इन सब लोगों को यहाँ से हटाया जाता है ना। अब आप सोचिए, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, गवर्नमेंट आकर के आपको कहे भी यहाँ तो हमें सड़क बनानी है, आप ये घर खाली करो, है ना, तो आप इमेजिन कीजिए। ऐसा ही इन लोगों के साथ होता है जो जंगल के लोग हैं, जंगल हम कह लें, या जो भी जिस भी एरिया के अंदर जो लोग बस रहे हैं उन लोगों को कहा जाता है भाई आपको ये एरिया खाली करना है, आप नई जगह पर जाकर बसें, यहाँ पर तो डैम बनाएगी सरकार बनाएगी या जो भी बनाएगा, तो आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। तो भाई अब ये सारे लोग क्या करें, कहाँ जाएं? जो इतने सालों से यहाँ पर बसे हुए हैं, उनका लाइवलीहुड जो है यहीं से चल रहा है, उनका कामकाज है, उनका घर बार है, सारी सर्विसेज हैं, वो सब इतने सालों से यहाँ पर बसे हुए हैं, ये लोग क्या करेंगे? ये अपरूटेड है ना। तो कई बार तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको रिलोकेट करती है, इनको दूसरी जगह देती है, लेकिन जो दूसरी जगह जहाँ कहीं भी इनको मिलेगी वहाँ अपने आप को सेटल करने में इनको कितना टाइम लग जाएगा। फिर जिस एरिया में सरकार इनको भेजती है वो शहरों से कहीं बाहर होते हैं, आउटस्कर्ट में होते हैं, तो वहाँ तक जो भी फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, वो प्रोवाइड नहीं होती हैं। वहाँ पर लाइफ ऑलरेडी इतनी मुश्किल होती है, बच्चों की स्कूलिंग है, हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स हैं, जो भी सर्विसेज हम अवेल करते हैं वो सब सर्विसेज उन एरियाज़ में इनको नहीं मिलती हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज़ इज़ अ प्रॉब्लम दैट हैज़ बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड इन आर एरिया। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी कोई इस तरह के प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं तो उस एरिया की, जिन एरियाज़ में प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश होने हैं उन एरियाज़ में जो है लोगों को रीलोकेट कर दिया जाता है। तो हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। पीपल यूजुअली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दीज। देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द कंट्री फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस, यानी कि बहुत सारे जो ग्रुप हैं इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ते हैं। In this chapter we will read about the तवा मत्स्य संघ, a federation of fisher workers। मत्स्य क्या होती है? मछलियाँ। तो ये जो संघ है, जो ग्रुप है, वो किसका है? फिशर वर्कर्स का, यानी कि जो मछुआरे हैं उनका एक ग्रुप बनता है, और वो जो सतपुड़ा के जंगल हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ से जो है इनके प्रॉब्लम जनरेट होती है, और किस तरीके से सारी प्रॉब्लम्स को वो सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे स्ट्रगल करते हैं, मूवमेंट चलाते हैं, ये सब जो है हम इस तवा मत्स्य संघ के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो इंट्रो पार्ट ही रहेगा। अगले पार्ट में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा जंगलों का जो ये तवा मत्स्य संघ है ये क्या है, क्या प्रॉब्लम आई इनको, और कैसे इन्होंने अपना ग्रुप बनाया, और किस तरीके से इन्होंने अपने इस मूवमेंट को कंटिन्यू किया। सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एनी हाउ इफ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन कीप मी पोस्टेड इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड स्टे वॉच, स्टे कनेक्टेड।